हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। लेक्चर बड़ा हो सकता है, 1 घंटे के आसपास, 50 मिनट के आसपास। तो आपको लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आप लेक्चर को 5, 7, 10 मिनट में जज करोगे ना तो आपको यही लगेगा कि कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर लेक्चर में लास्ट तक बने रहोगे ना तो मैं गारंटी लेती हूँ ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। देखो फ्रेंड्स, जैसे हमारे रियल लाइफ में हमारे रिलेशन होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के साथ होता है कोई रिलेशन, जैसे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तो वहां पे एक रिलेशन का एक नाम होता है ना, डिफाइन होता है ना एक रिलेशन की। भाई ये है, ये मेरा भाई लगेगा, ये है, ये मेरी मम्मी लगेगी, एक रिलेशन होता है हमारा। तो सेम जब हम फंक्शन की बात करेंगे ना तो वहां पे भी फंक्शंस के बीच में कुछ रिलेशन होता है। आप टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हो, जैसे वन वन है, ऑन टू है, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो वो एक रिलेशन है उनके बीच का कि किस फंक्शन को हम वन वन बोलेंगे, किसको हम ऑन टू बोलेंगे, है ना। तो उनका एक सेट ऑफ डेफिनेशन है उनकी। तो सेम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में सेट पढ़ा था। सेट क्या था, फाइनाइट सेट क्या था, इनफाइनाइट सेट क्या था, सेट की फॉर्म कैसी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो वहां पे कुछ नाम थे, हर चीज का एक यूनिक नेम डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। डॉट को ऐसे डिनोट कर देते हैं, एक मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। बोल, अब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो कभी भी हम इस टाइप की प्रोडक्ट का डिफाइन नहीं करते ना, हम ऐसे कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट ही करनी है ना। तो यहाँ पे जो नाम चलने लग रहा है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, देखो, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ऑफ द फॉर्म। इस टाइप की जो फॉर्म होती है उसके ऑर्डर्ड, देखो अब हम रियल लाइफ से लेके चलते हैं। आप दो ब्रदर या दो सिस्टर या वन ब्रदर वन सिस्टर है, तो आप जो बड़े वाला होता है उसको यही तो बोलते हैं ना कि भाई ये बड़ा भाई है, ये छोटी बहन है ना। ऐसे डिफाइन करते हो ना। अगर 3 है तो ऐसे बोलते हो ना कि ये सबसे बड़ा है, ये सेकंड वन है, एंड ये सबसे छोटा है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर सिक्वेंशियल चलने लग रहा है ना, कि एक के जैसे नेचुरल नंबर है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो वो एक ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे भी वही वाला ऑर्डर हुआ है कि जैसे अभी एग्जांपल लेके देखेंगे तो ऑर्डर का काम पे कैसे यूज होना है वो बताते हैं। अभी इसमें डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर होते हैं, उनकी जो फॉर्म, जो सेट बनता है उसको क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास एक सेट था ए, इसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3। एक अदर सेट था बी, उसमें एलिमेंट्स थे 4 और 5। तो ए क्रॉस बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेट, इसने क्या बोला, देन द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कैसे, इस टाइप का ऑर्डर पेयर, एक्स आई वाई आई। और उसमें बाद में बोला है एक्स आई कहां से बिलोंग करता है, एक्स से, और वाई आई कहां से बिलोंग करता है, वाई से। तो यहाँ पे सेट का नाम ए और बी है। तो जो फर्स्ट टप्पल है हमारा, ये टप्पल लीनियर अलजेब्रा में बहुत अच्छे से बता रखा है, इनको टप्पल फॉर्म में बोलते हैं। ये फर्स्ट टप्पल, ये सेकंड टप्पल, 3 एलिमेंट होते हैं तो वो थर्ड टप्पल हो जाता है ना। तो देखो, एक्स आई किससे बिलोंग करेगा, एक्स से। तो ए सेट लिया तो एक्स आई किससे बिलोंग करेगा, ए से, और वाई आई किससे बिलोंग करेगा, मेरा बी से। तो एक्स आई का फर्स्ट टप्पल लेना मैंने ए से। अब y के पास चॉइस है, या तो वो 4 हो सकता है या वो 5 हो सकता है। तो एक बार 4 लिया, एक बार 5 लिया, ठीक है। फिर xi किससे लेना है, a से, तो 2 लिया, तो 2 के साथ भी सेम, 2 4 और 2 5। अब 3 लेंगे तो 3 4 और 3 5। तो देखो फ्रेंड्स, जो ये सेट बन गया ना, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसकी, ए की बी के साथ, ठीक है। और अगर इसमें अभी क्वेश्चन आता है बाद में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट टाइम तो हम काउंट ही कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम बता देंगे 6। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एम एन। अगर इसके पास m एलिमेंट्स है, इसके पास n एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b के पास कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारे m इंटू n, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा सबसे फर्स्ट रिजल्ट। इस पे बेस क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, वो पावर सेट के या सबसेट के केस में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करनी आनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन यही थी, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ऑर्डर्ड की बात करता है तो ऑर्डर्ड में क्या होता है, एक्स आई वाई आई। जो फर्स्ट टपल होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ये हमारा फर्स्ट सेट से आता है, सेकंड एलिमेंट किससे आता है, हमारा सेकंड सेट से आता है। जैसे ये एक्स से आ जाएगा, ये वाई से आ जाएगा, तो इनको बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर में चलेंगे, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स आई
एक्स वाई पी क्यू, तो इनको इक्वल कब बोलते हैं? जब फर्स्ट टप्पल इसके फर्स्ट टप्पल के इक्वल हो जाए और इसका सेकंड टप्पल इसके सेकंड टप्पल के इक्वल हो जाए। अगर एक्स पी और वाई क्यू के इक्वल है तो इनको बोल देंगे कि ये सेट कैसे है, हमारी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कैसे है, इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट मैंने आपको थर्ड रिजल्ट जो है वो बता ही दिया है कि अगर एक्स के पास पी एलिमेंट है, वाई के पास क्यू एलिमेंट है, तो इनके पास जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी, उसके पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? हमारे पी इंटू क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब फोर्थ रिजल्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक्स और वाई नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स हो या वाई हो या दोनों ही हो, अगर कोई भी इनमें से एक इनफाइनाइट सेट हो जाता ना तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी डिफाइन नहीं होगी, क्रॉस प्रोडक्ट में इनफाइनाइट ही एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखो, एक्स को ले लेते हैं 1 और 2 और y को ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मींस 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे चलता रहेगा। तो 1 की 1 के साथ करेंगे, 1 की 2 के, 1 की 3 के, 1 के 4 के, सेट ऑफ एलिमेंट जब x क्रॉस y करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स चले जाएंगे जो टप्पल जाएंगे? 1 की 2 के साथ 1 की n तक, अब n तो डिफाइंड है ही नहीं ना, तो 1 चलता ही जाएगा, फिर 2 भी चलता जाएगा, तो इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये 3 से 4 रिजल्ट है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लेना चाहो तो। इसमें क्या है कि ए क्रॉस बी एम्प्टी कब आती है? कि जब या तो ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे लेके चलती हूँ मैं आपको, बाद में लेंगे, सॉरी बाद में लेंगे वो एग्जांपल, क्योंकि बहुत यूज है उस एग्जांपल का हमारे पास। अभी है ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो क्रॉस है ना, तो हम क्या करते हैं, ए की बी के साथ क्रॉस करेंगे, यूनियन था तो यूनियन सेम रखेंगे ए की सी के साथ, सेम इसमें इंटरसेक्शन था तो बीच में इंटरसेक्शन रखेंगे, क्रॉस था तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। अभी देखो, ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन करनी है सी क्रॉस डी के साथ, तो कैसे करेंगे? बीच में इंटरसेक्शन था ना, तो ए क्रॉस जो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और ये है, ये फिफ्थ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें क्या दिया हुआ है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है ना, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये कब होता है? ये इफ एंड ओनली इफ है कि ए बी के इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आएगी, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है तो ए और बी क्या होंगे? हमारे पास इक्वल होंगे। इसके बेस क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4 है, तो एन ए क्रॉस बी में बताना हमें कितने होंगे। तो देखो, जैसे ऐसे सेट है, ए हमारा सेट है 1 2 3 एलिमेंट है, इसके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो हमें बताना है एन ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी दो को सोल्व कर लो, इन दो को कर लो या इन दो को कर लो या इन दो को कर लो, बात तो सेम ही है। देखो, ए क्रॉस ए अगर डिफाइन करने लग जाऊं, 1 2 3 था मेरे पास, ए था ना मेरे पास 1 2 3, ए क्रॉस ए में कितना हो जाएगा? ए की ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, फिर जो 2 था 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ और 2 की 3 के साथ, फिर 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, ऐसे हो जाएगी ना फ्रेंड्स। कितने एलिमेंट्स आ गए इसके पास? हमारे पास 9 एलिमेंट आ गए, और उसके बाद इन सभी की बी के साथ 4 के साथ करेंगे तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 36 एलिमेंट आ जाएंगे। ये तो बना के दिखाया, लेकिन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है कि जो ये एन इंटू ए क्रॉस बी है ना, ये ऐसे हो जाता है, एन इंटू ए इंटू एन इंटू ए इंटू एन इंटू बी। ठीक है, 3 क्रॉस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे देखो, ए एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है, सी एक सेट दिया है, इसने बोला है ए माइनस सी, तो सबसे पहले तो ए माइनस सी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ए माइनस सी मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी देखना फ्रेंड्स, आपको आता है, अच्छी बात है, नहीं आता तो हम इसको कैसे करते हैं। देखो, सी सेट है ना मेरा, क्या है? 2 और 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, ये मान लिया सी यहाँ पे है मेरा 2 और 5 है, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस सेट में से जो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें से 2 और 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी 1 3 4 6 7 8 इस टाइप के एलिमेंट बच गए। किसमें बच गए? ये इस टाइप के एलिमेंट सी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सी कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा। अब ए की इंटरसेक्शन किससे करनी है? सी कॉम्प्लीमेंट। ए में है 1 2 4, सी कॉम्प्लीमेंट में है 1 3 4, तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में 1 चला जाएगा और 4 चला जाएगा, क्योंकि ये दो कॉमन थे। सेम बी माइनस सी करेंगे, बी में कितना? 2 4 5, सी में कितना? 2 5, तो सी कॉम्प्लीमेंट में कितना चला जाएगा? 1 3 4 6 7 8 इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे, उसकी इंटरसेक्शन कराएंगे बी के साथ, ये ऐसे होएगा ना, तो बी माइनस सी में बी की इंटरसेक्शन कराई सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो 2 4 4 और यहाँ पे 5, तो एक अकेला 4 आ जाएगा, है ना। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, किसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है? इनटू 4 की। तो देखो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी? 1 4 इंटू 4 4,
है ना, ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स चले गए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो प्ले करने लग रहा है वो करने लग रहा है सी कॉम्प्लीमेंट। सी तो पता है हमें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? सेट ऑफ जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बाकी बचा सेट है वो सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है सपोज दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसने डिफाइन कर दिया, ए क्रॉस बी में 7 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे। फ्रेंड्स स्पीड ज्यादा हो सकती है तो आप इसकी जो स्पीड है ना सेटिंग से जाके यूट्यूब से वहां से कम कर लेना। देखो ए क्रॉस बी में 7 है, मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर ए की कार्डिनलिटी m है, बी की कार्डिनलिटी n है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाते हैं? mn एलिमेंट हो जाते हैं, है ना। तो कंपेयर करते हैं हम, mn की वैल्यू 7 है। अब देखो सेट जो होता है हमारा, कोई भी सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं ना, कि 1 2 हो सकते हैं, 1 एलिमेंट हो सकता है सेट में, 2 3 4 5, नेगेटिव एलिमेंट या वो तो नहीं हो सकते ना। हाँ एम्प्टी सेट हो सकता है, उसको ले सकते हैं हम। ठीक है, देखो अब भी सेट में 2 की प्रोडक्ट 7 है, तो एक में 7 या तो m 1 हो सकता है, n 7 हो सकता है, या फिर m 7 हो सकता है, n 1 हो सकता है। यही 2 केस तो बनने लग रहे हैं ना, इन्हीं 2 की मल्टीप्लाई करके तो 7 आ सकता है ना। अब जैसे हम किसी भी -1 -7 सेट में एलिमेंट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते ना, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है वो एक अलग बात है, लेकिन सेट में एलिमेंट्स तो पॉजिटिव ही रहेंगे ना, या तो 0 या फिर मतलब नॉन नेगेटिव रहेंगे, या तो 0 या फिर पॉजिटिव, है ना। तो देखो या तो m1 ले लो या n7 ले लो, या m7 या n1। तो इसने बोला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब p की वैल्यू 1 हो सकती है, q की वैल्यू 7 हो सकती है, ये तो नोटेशन है जस्ट। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 50, या फिर p 7 हो सकता है और क्यों कितना हो सकता है 1, तो 49 प्लस 1 यहां से भी कितना आने लग रहा है 50 आने लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो फ्रेंड्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है इसका यूज हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज कैसे होता है, हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना इसका भी आगे यूज होगा, जब 1 1 ऑन टू फंक्शन निकालते हैं ना वहां पे भी यूज होगा। तो आप लेक्चर में लास्ट तक बने रहना। अभी देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी आर m एंड n। ए की कार्डिनलिटी जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो दे दी मेरे पास m, और कार्डिनलिटी ऑफ जो b है वो मेरे पास दे दी n। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, इसने बोला है ए से बी तक कितने रिलेशन होंगे। देखो फ्रेंड्स इसने बोला है नंबर ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, रिजल्ट समझेंगे कैसे आया है। पहले रिजल्ट्स को पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट y इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ x क्रॉस y। पॉसिबल फ्रेंड्स याद रखना, पॉसिबल सबसेट ऑफ x क्रॉस y। देखो इसको कैसे समझते हैं, एक सेट है x, पहले एक सेट लेके चलेंगे और x के सबसेट पूछने लग जाए वो मेरे से, सबसेट ऑफ x, तो किसके फाई हर सबसेट में जाता है फ्रेंड्स। सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और एक कंप्लीट सेट x, ये इसके पॉसिबल सबसेट है। पॉसिबल सबसेट का जो ये कंप्लीट सेट होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है पावर सेट। ठीक है, और पावर सेट को आपको रिजल्ट याद होगा, अगर सेट के पास m एलिमेंट्स है तो पावर सेट के पास 2 की पावर m एलिमेंट्स हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं उसका भी हम प्रूफ देखेंगे, क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हमें बच्चों को पढ़ाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं टीचिंग करोगे, अब बच्चे आजकल के इतने इंटेलिजेंट हो रखे, वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हमसे, तो हमें पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है, उसमें 2 की पावर m एलिमेंट्स ही क्यों होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसेट का पॉसिबल सबसेट बनाने लग रहे हैं हम। किसी भी सेट में देखो, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, हमारे पास एक खाली बैग है, ठीक है, एक खाली बैग है और एक अदर खाली बैग है। अगर इनको अलग से देखें तो ये दोनों खाली है, लेकिन एक बैग को अगर इसके अंदर डाल दिया, ऐसे डाल दिया, तो अब इसकी
पास पूछने लग जाए कि अब इस बैग में कितने बैग है, तो हम इस बैग में कितने बैग बोलेंगे, एक बैग बोलेंगे। तो सेम यहाँ पे सेट का और पावर सेट का रिलेशन होने लग रहा है। सेट था, सेट में 3 एलिमेंट थे, ठीक है मान ली, लेकिन सेट का जो सबसेट यानी कि जो पावर सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स जो पावर सेट आता है ना, तो इसमें एक वाला ये वाला देखो ये तो चलेंगे, लेकिन एक ये कंप्लीट सेट भी तो चलता है ना। एक बैग के अंदर एक बैग और आ गया तो ये खाली थे मान लिया, लेकिन इसके अंदर एक बैग आने के बाद इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसकी कार्डिनलिटी तो 1 हो गई ना फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अभी ये रिजल्ट समझ आया, इसकी जो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 की पावर पी क्यू हो जाते हैं। अभी पी क्यू क्या होता है, देखो ये रिजल्ट याद करने में आपने याद कर लिया, पी क्यू 2 की पावर कर दी भाई, ठीक है, लेकिन पी क्यू कहां से आया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फ्रेंड्स याद आया, अगर ए के पास पी एलिमेंट है, बी के पास क्यू एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास कितने एलिमेंट चले जाते हैं, पी क्यू एलिमेंट्स चले जाते हैं, है ना। तो वो पी क्यू है ना, यहां से ऐसे आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हुई है ना दोनों सेट की, उनकी 2 टाइम्स कर दिया। कैसे कर दिया, देखो अभी मैं बता रही हूं आपको कैसे किए। मान लो देखो हमारे फैमिली में 4 मेंबर है, पापा मम्मी भाई बहन। अब पापा के लिए एक जो लड़की है उसका बेटी वाला रिलेशन है, पापा बोलेगा ये मेरी बेटी है, लेकिन बेटी क्या बोलेगी ये मेरा पापा है ना। 2 रिलेशन बनने लग रहे हैं ना, पापा का बेटी के साइड से, बेटी का पापा के साइड से। तो जब सेट की बात करते हैं ना, तो सेट में भी हमारे ऐसे ही रिलेशन बनते हैं कि दोनों साइड से। तो हम उन दोनों साइड से ना करके हम एक साइड से ये बोल देते हैं कि भाई बेटी है, या फिर एक साइड से बोल दो पापा है, तो वो एक जो रिलेशन उसको 2 की पावर कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जब प्रूफ देखेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 क्वेश्चन है, इनको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखो प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ है हमारे पास पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है, ए कोई भी सेट है और पावर सेट को बोलते हैं ए सेट, ए सेट टू बी पावर सेट ऑफ ए इफ इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, और इसको पी ए से डिनोट करते हैं। देखो जैसे इसका ये रिजल्ट होता है, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट इस पावर सेट हैज 2 की पावर एन एलिमेंट्स। कैसे, देखो ए के पास एक एलिमेंट है, n1 लेके चले, मैथमेटिकल इंडेक्शन से प्रूफ करेंगे इसका मान, ठीक है। देखो n के पास एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट जाएंगे, एक 5 तो जाएगा ही जाएगा, एक सिंगलटन है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 की पावर पी क्यू। अब सेट खुद ही था तो 2 की पावर, सेट के पास कितने एलिमेंट्स थे 1, तो 2 की पावर 1 करके कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास, 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको k के लिए अज्यूम कर लेते हैं और k+1 के लिए इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, k के लिए तो ट्रू होल्ड कर लिया हमने, नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर k+1। तो देखो a एक सेट लिया, उसके पास k+1 एलिमेंट्स लेके चले हम, हमें क्या प्रूफ करना है, कार्डिनलिटी ऑफ पी ए कितने, 2 की पावर k+1। तो देखो जो k के लिए ट्रू किया था, तो हम एक सेट लेके चलते हैं a1, वो किसके लिए ट्रू है, a के लिए ट्रू है। हमें अब देखो इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ P(a1) कितनी हो जाएगी, 2 की पावर k हो जाएगी, है ना, क्योंकि k के लिए तो हमने ट्रू कर ही लिया है कि इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर कितनी है, k है। तो देखो अब यहां से समझना इस कंसेप्ट को फ्रेंड्स, एनी सबसेट ऑफ ए आइदर कंटेन एक +1 एलिमेंट्स और डज नॉट कंटेन। देखो जो भी सबसेट होगा ए का, या तो वो ए k+1 जो एलिमेंट्स है ना उसको कंटेन करेगा या उसको कंटेन नहीं करेगा, 2 ही चॉइस है ना। तो टोटल चॉइस कितनी होगी यहां से करने की, ए k+1 एक एलिमेंट है फ्रेंड। देखो जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, 1 2 3 4 और 5 थे, ठीक है, ए के पास एलिमेंट्स थे ये। अब देखो इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 सिंगलटन। अब देखो यहाँ पे मैंने ना एक सेट ले लिया ए के, ठीक है, ए के कोई भी सबसेट लिया है इसका, ठीक है। देखो मैं ना एक ऐसे लेके चलने लग रही हूँ, हमने ले लिए ये 4 एलिमेंट, ठीक है, ये 4 एलिमेंट ले लिए। अब उसके बाद मैं 4 एलिमेंट का सेट लिया फ्रेंड, मैंने ये 4 एलिमेंट नहीं लिए, मैंने 4 एलिमेंट का मान लो इसका नाम MnPQ ले दिया, MnPQ ले दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो MnPQ लिया मैंने, अब अगर मान लो बेसिक ये वैसे k+1 के लिए, लेकिन हम फाइनाइट के केस में समझाने के लिए बताने लग रही फ्रेंड्स। एक सेट ऐसा भी है, देखो 5 मैंने सेट में नहीं लिया, ठीक है, हमने 5 वाला सेट नहीं लिया, लेकिन एक सेट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसमें 4 और 5 जाएंगे, 1
3 4 5 जाएंगे, ये सेट केस बनने लग रहे हैं ना, 2 3 4 5 जाएगा, है ना, 1 3 4 5 जाएगा, या फिर 1 2 4 5 जाएगा। इस टाइप का एक 5 एलिमेंट नहीं लिया था, लेकिन जो सबसेट बनेंगे उनमें या तो 5 जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। पॉसिबल सबसेट देखने लग रहे हैं हम यहाँ पे, तो 5 जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। 5 चला गया तो उसके भी 2 की पावर के एलिमेंट बन जाएंगे, है ना, 2 के केस बनेंगे ना, कि जाने लग रहा है, किस किस के साथ जाने लग रहा है। सेट ऑफ ऑल सबसेट तो यही बनते हैं ना 2 की पावर के। अगर 4 एलिमेंट है तो 4 केस ऐसे, मतलब 16 केस ऐसे बनेंगे जिनमें 5 जाएगा, और 16 केस ऐसे बन जाएंगे जिनमें 5 नहीं जाएगा। टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल तो 2 की पावर 5 होके 32 केस बनेंगे ना, तो 16 केस तो ऐसे बन जाएंगे जिनमें 5 नहीं जाएगा, और 16 केस ऐसे बन जाएंगे जिनमें 5 जाएगा। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर के प्लस 2 की पावर के। तो यहां से कार्डिनलिटी ऑफ पी ए कितनी आ जाएगी, 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ पी ए वन। तो 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ पी ए वन की कार्डिनलिटी कितनी थी, यहां से ए वन की कार्डिनलिटी 2 की पावर के थी, तो 2 इंटू 2 की पावर के करके 2 की पावर के प्लस 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा खुद से ट्राई करने की सोचना, फाइनाइट का केस लेके, फाइनाइट में लेके नहीं चलेंगे, बट समझाने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे लिया है कि सबसेट, जब बात सबसेट की करने लग रहे हैं तो 5 किसी सबसेट में जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। तो जाएगा तो 5, नहीं जाएगा तो मतलब जाएगा तो 16, नहीं जाएगा तो भी 16। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो ये प्रूफ हुआ ना, यहाँ से हमें पता चलता है कि सेट के पास जितने एलिमेंट होते हैं, पावर सेट के पास 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ये सेम केस जो रिलेशन वाला चलने लग रहा था ना, यहाँ पे भी यही था। इसमें क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वहां पे नंबर ऑफ रिलेशन ओनली ए के बताने थे, यहाँ पे ए से भी 2 सेट दे दिए, तो 2 सेट दे दिए, तो 2 सेट दे दिए। देखो अगर ए के होते खाली 2 की पावर n लिख देते, ए से बी पे रिलेशन बताने, तो ए से बी पे तो पहले ए से बी का काट जो सेट बना लेंगे, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो अगर ए के पास 5 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 5 32 लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन अभी ए से बी पे बतानी है, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, ए क्रॉस बी से जो सेट आ जाएगा उसका नाम सी दे देंगे, और फिर 2 की पावर सी जो सी के एलिमेंट है, मान लो सी पे 7 एलिमेंट आए तो 2 की पावर 7 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए इज। तो देखो ए पे कितने हैं, 1 2 3 है, हमें क्या बताना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये बात करने लग रहा है रिलेशन की, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 3, 3 इंटू 3 करके 9 आ जाएगा, और डिफाइंड ओवर ए, तो रिलेशन बताना है तो 2 की पावर एम एन होता है ना रिजल्ट, या फिर 2 की पावर, अब यहाँ पे सेम ए से ए पे ही बताना है तो 2 की पावर एम इंटू एम हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एम स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 2 की पावर 3 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है, उसने कार्डिनलिटी में ना m दे दिया और रिलेशन पूछ रखे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 की पावर m स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 की पावर m इंटू एम हो जाता है रिलेशन। सेट ऑफ ऑल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है ना, अगर ए की कार्डिनलिटी m है, बी की n है, तो m क्रॉस n होता है, तो वहां से अब सेम है तो m क्रॉस m ही हो जाएगा, और m क्रॉस m को तो m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है फ्रेंड्स, कब, जब सेट से खुद पे ही क्या बताने हो, हमें रिलेशन बताने हो। और ये कंसेप्ट कहां से आता है, ये पावर सेट वाले से जो अभी हमने प्रूफ देखा है उससे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। अभी क्वेश्चन देती हूं मैं जो आपको ट्राई करने हैं, आपको कमेंट में आंसर बताना है क्या आंसर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बी में 2 4 है, सी में 4 और 5 है। हमें बताना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 2 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 या फिर 2 2 3 3 4 4 5 5। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, इफ टू सेट्स ए एंड बी हैविंग 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, 2 सेट है जिनके पास कार्डिनलिटी नहीं दी हमें, लेकिन 99 एलिमेंट्स दोनों के पास कॉमन है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है, आपको रिजल्ट ट्राई करना, आप नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिजल्ट बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, तो आप ट्राई करना 99 कॉमन ना लेके आप ट्राई करना छोटा सेट कॉमन लेके। जैसे ऐसे ले लेते हैं 1 2 3, बी ले लिया 1 2 4, ए क्रॉस बी देखो अभी आप, ए क्रॉस बी 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 4 3 1 3 2 3 4। ठीक है, बी क्रॉस ए भी निकाल लो आप लोग,
बी क्रॉस ए में क्या आ जाएगा, 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 4 4 1 4 2 और 4 3। अभी देखो इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखो, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन क्या क्या आया हमारे पास, 1 1 कॉमन आ गया यहाँ से, 1 2 1 2 कॉमन आ गया, उसके बाद 2 1 2 1 कॉमन आ गया, 2 2 2 2 कॉमन आ गया, उसके बाद और कुछ कॉमन आने लग रहा है यहाँ से, और तो कुछ कॉमन नहीं आने लग रहा, 1 3 है यहाँ पे, 3 1 है यहाँ पे, 4 2 है यहाँ पे, 3 4 है, 4 3। तो देखो कॉमन कितने आए हमारे पास, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स कॉमन आए हैं ना। कितने कॉमन आए हैं हमारे पास, 4 एलिमेंट्स कॉमन आए हैं, 1 1 1 2 4 एलिमेंट्स कॉमन आए हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स कॉमन किस में आए हैं, जब हमने कितने एलिमेंट्स कॉमन लिए थे, 2 एलिमेंट्स कॉमन लिए थे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब 3 पे खुद देखना आप लोग, 3 पे कितने कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, 3 पे चलो देख लेते हैं, करके देखते हैं, चलो क्या जाता है, एक बार 3 पे भी देख लेते हैं, फिर 99 पे आप लोग सोच लेना। जैसे सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिया, और फिर से 1 2 3 4 5 एलिमेंट ले लिया, कितने कॉमन लिए हमने, 3 एलिमेंट्स कॉमन लिए ना, ये बी सेट है, ये ए सेट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स चले जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 5 3 1 3 2 3 3 3 5, फिर 4 1 4 2 4 3 4 5, 4 और 5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे तब हम कितना आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 3 3 3 4, फिर 5 1 5 2 5 3 और 5 4। देखो ये जो 3 थे, ये वाले और ये वाले 3, ये तो कॉमन ही आने लग रहे हैं ना, ऐसे करो या ऐसे करो, तो कितने कॉमन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स कॉमन आ गए फ्रेंड्स हमारे पास। 3 4 3 1 4 यहाँ से, सॉरी 1 5 3, ये 3 आएंगे फ्रेंड्स, ये वाले 3, ये और ये वाले, यहाँ से भी ये और ये, तो टोटल कितने कॉमन आ गए, 9 कॉमन आ गए। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 99 कॉमन थे, तो वो तो अब आप समझ ही जाओगे ना, तो कमेंट करके बताना क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये क्वेश्चन था, ए दे दिया हमारे पास 1 2 3, बी दे दिया 3 4, सी दे दिया 4 5 6, हमें बताना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ जाए 1 2 4 या फिर 4 4 3 4 1 4 3 4 2 4 1 2 1 4 1 6 3 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बताना है, ए बी सी यही रहेंगे हमारे से, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें से। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अब तक था हमारा रिलेशन बताने का, जब सेट में हमें बताना होता है ना रिलेशन कि कितने सब सेट बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी हमारी, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये 11th 12th वाला ही था अभी हमारा। अभी जो ग्रेजुएशन में रिलेशन फंक्शन आता है वो क्या होता है, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, अभी उस पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो अभी तक का हमारा हमने क्या किया है, रिलेशन वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, उस पर बेस क्वेश्चन किया है हमने। ठीक है, अभी हम आते हैं फंक्शन पे। तो देखो फंक्शन की सबसे पहले हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है, अभी देखो सेट, जो आप बोलोगे सेट पे फंक्शन, हाँ भाई एक तो फंक्शन जैसे हम डायरेक्ट बोल देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन है, यस ठीक है, लेकिन सेट पे भी फंक्शन होता है, हाँ होता है। जब सेट दे देते हैं, फाइनाइट सेट दे देता है, ए की कार्डिनलिटी m है, बी की कार्डिनलिटी n है, और वो पूछता है 1 1 फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल फंक्शन कितने होंगे, है ना फ्रेंड्स, याद करो। तो सेट ही लेके चलते हैं, सेट को ही हम बाद में फंक्शन देते हैं। देखो जैसे ना एक सेट दे दिया ए, उसमें ले लिया मैंने एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है। और अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं, एक्स सच डेट एक्स इज ए फ्रूट, तो आप इसको बोल दोगे एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स क्या है, एक फ्रूट है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया ना।
और इसी को फिर हम बाद में फंक्शन बोल देते, तो वो तो नोटेशन होती है जस्ट कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये भी एक सेट बनने लग रहा था और ये भी क्या एक सेट है, और इसको आप समझ जाओगे तभी बोल दोगे कि हाँ ये तो फंक्शन है, डिफाइन कर रखा है, एक्स क्या हुआ, एक फ्रूट होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलग अलग से फ्रूट का नाम लिख दिया था। तो यही चीज है यहाँ पे। फंक्शन कैसे है, दो डेफिनेशन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स और वाई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, वाई भी नॉन एम्प्टी है। आर क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है, किससे, एक्स से वाई पे, ठीक है। देन आर मे नॉट रिलेट एलिमेंट, then R relate an element of X to an element of Y, or it may relate an element of X to more than one element of Y। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा हमें, एक सेट है X और एक सेट है Y, 1 2 एलिमेंट यहाँ पे है, 1 4 एलिमेंट यहाँ पे, इसका नाम दे दिया X, इसका नाम दे दिया Y। इसमें अब बाद में इसने क्या बोला है, R एक मैपिंग है, ठीक है। रिलेट एन एलिमेंट एक्स टू एन एलिमेंट वाई, 1 है जो वो 1 से रिलेट कर सकता है, 2 4 से रिलेट कर सकता है, ठीक है। या फिर इसने एक बोल दिया, सेकंड डेफिनेशन में ये क्या बोलने लग रहा है, और इट में रिलेट एन एलिमेंट टू एक्स मोर देन वन एलिमेंट ऑफ वाई, या तो 1 1 पे भी जा सकता है और 1 4 से भी रिलेट कर सकता है, ठीक है। 2 1 से भी रिलेट कर सकता है, 2 4 से भी रिलेट कर सकता है, चॉइस तो दोनों है, क्या पता 1 दोनों से हो रिलेट, ठीक है। जैसे अगर रियल एग्जाम्पल देखे हम, मम्मी का बेटे से भी रिलेशन होता है और बेटी से भी रिलेशन होता है ना, जो उनके होते हैं, या फिर पापा का भी सेम होता है, लेकिन बट ए फंक्शन रिलेट ईच ऑफ एक्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है। बट ए फंक्शन रिलेट ईच एक्स टू यूनिक एलिमेंट इन वाई, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन है ना, तो उसमें इसी टाइप की इमेज होनी चाहिए, इस टाइप की कोई भी इमेज ना होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन में इस टाइप की चीज बनने लग रही है ना, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। सबसे पहली बात, फंक्शन अभी 1 1 1 2 के केस में पता चलेगा आपको क्यों नहीं बोलते हम। तो फंक्शन की समझ में आ गई, इस टाइप की जो भी कंडीशन होगी ना, उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, फंक्शन के लिए ऐसा होना चाहिए। अब 1 1 आप बोल दोगे कि इस टाइप का फंक्शन बन सकता है कि ये दोनों सेम पे चले जाएं, हाँ ये फंक्शन बन जाएगा। बाद में 1 1 देखेंगे ना, तो ये 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है। वो 1 1 की डेफिनेशन देखेंगे तब बोलेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है। फ्रेंड्स हमने क्या बताया, इस टाइप की जो बनेगा ना वो फंक्शन नहीं होगा। इसने क्या बोला, बट ए फंक्शन रिलेट ईच एक्स टू यूनिक वाई, ईच एक्स टू यूनिक वाई, लेकिन जो ये पॉइंट मान लो इसका नाम ए है और इसका एक्स वाई है, तो इस ए की तो यूनिक इमेज नहीं मिली ना, यहाँ पे ए की तो एक्स और वाई दो इमेज बनने लग रही है, तो इस टाइप का फंक्शन नहीं होगा। यस ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो कि यहाँ पे ये ऐसे जाने लग रहा है, ये ऐसे जाने लग रहा है, ये फंक्शन हो जाएंगे फ्रेंड्स, बट फंक्शन इस टाइप का फंक्शन नहीं होगा। आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ आई होगी। यहाँ पे भी ऐसे लिख रखी है दूसरी फॉर्म में, ए एंड बी टू एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए रूल ऑफ कोरस्पोंडेंस एफ ए से बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए के हर एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज है तो उसको फंक्शन बोल देंगे, और अगर यूनिक इमेज नहीं है तो फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे इसकी यूनिक इमेज है हमारे पास नहीं थी, ठीक है। अभी देखो, द यूनिक इमेज, द यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट एक्स अंडर मैप एफ डिनोट बाय एफ एक्स, डेट इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, द एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वाई। ये ऑन टू के केस में देखेंगे हम। उसके बाद हमारी 3 टर्म्स आती है फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इनको कैसे डिनोट करते हैं हम, एफ ए से बी पे कोई फंक्शन है तो जो ए के जो एलिमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, इनको बोलते हैं हम डोमेन, और जो ये बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कोडोमेन। एंड जो ए के जो एलिमेंट्स है, जो इनकी जो इमेज आती है ना, इमेज वाला जो सेट होता है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम रेंज। कैसे, अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा आपको। अभी उसके बाद देखो, जैसे उसके बाद हमारे पास आया है इक्वलिटी ऑफ 2 फंक्शन। 2 फंक्शन है, मान लिया एफ और जी 2 फंक्शन है, उनको इक्वल कब बोलेंगे, जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। क्या, एफ और जी की डोमेन इक्वल हो और एफ एक्स
जी एक्स हर एक्स के लिए क्या आए हमारे पास इक्वल आए, तो उनको बोल देते हैं इक्वल फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन आपने बहुत बार पढ़ रखी होगी, आपको पता भी होगा। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि एक्स को कुछ भी पुट करो वैल्यू फिक्स आए। इसमें कैसे एक फंक्शन इस टाइप का बन जाता है, मान लो कि कोई भी रियल लाइन है, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनती है कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन का हमसे ग्राफ पूछेगा तो वो इसी टाइप का होगा। के जो है वो फिक्स होता है यहाँ पे। तो के अगर मान लो आप बोलोगे ये क्यों लिया माइनस के, अरे माइनस के लेंगे तो वो नीचे कांस्टेंट आ जाएगा फिक्स। के की तो कोई भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना। के कांस्टेंट है यहाँ पे, के कोई भी नंबर मत लेके चलना, के कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन या डेफिनेशन आप पढ़ लेना। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, जो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू पुट करो वही वैल्यू हमें क्या आ जाए। जैसे एक्स को 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2, 3 पुट किया तो 3, 4 पुट किया तो 4, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये क्या आ जाती है, एक लाइन आ जाती है y इक्वल टू एक्स एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ऐसी लाइन आ जाती है। उसके बाद पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हमें पता है क्या हो जाता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन। वहां पे एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल थी, वो इस टाइप की होगी, ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन बाई एक्स। तो ये तो क्या हो गया, ए नॉट एक्स प्लस ए वन बाई एक्स। और ये फ्रेंड्स पोलिनोमियल नहीं होती, इसको आप कभी भी पोलिनोमियल नहीं बोलोगे। तो इसलिए x जो है ना वो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अगर x जीरो हो गया तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर वो पोलिनोमियल पूछता है ना, अगर मान लो ये बेसिक रूल है फ्रेंड्स, कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता, हमसे आगे भी पूछ सकते हैं। जैसे उसने दे दिया ए नॉट एक्स प्लस ए टू एक्स फोर, और वो इसकी हमसे डिग्री पूछने लग जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो फ्रेंड्स आप इसकी डिग्री कितनी बताओगे। जो बच्चा बेसिक होता है ना, जिसने बस पेपर पास कर रखा है, जिसको चीजों की समझ नहीं है, जिसने कभी प्रैक्टिकल यूज किया ही नहीं है, वो पता क्या बोलेगा, वो बोल देगा इसकी डिग्री 4 है। ठीक है, और फिर उसके बाद एग्जामिनर पता क्या करता है, वो बोलेगा और अगर A2 जीरो हो गया तो वो बोलेगा इसकी डिग्री ना फिर 1 हो जाएगी। ठीक है, और वो बोल देगा ए नॉट भी जीरो हो गया तब तो ये फंक्शन जीरो हो गया। और जीरो फंक्शन की डिग्री कितनी होती है फ्रेंड्स, तो जीरो फंक्शन की डिग्री कोई तो बोल देता है नॉट डिफाइंड, कोई बोल देता है -1, वो ऑथर पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आपको। लेकिन हमें एग्जामिनर को इंटरव्यू में कभी भी ये नहीं बोलना है इसकी डिग्री 4 होगी, हम बोलेंगे इसकी डिग्री एट मोस्ट 4 होगी, एट मोस्ट 4। ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है, 4 से कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कांस्टेंट ए नोट A2 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे 4 ना बोल के एट मोस्ट 4 बोलना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जैसे अगर उसने ऐसे बोल दिया ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर और इसकी डिग्री पूछने लग जाए तो हम बोलेंगे एट मोस्ट 2 होगी। 2 से कम 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा हमारा कांस्टेंट पे। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा, डिग्री वाला कंसेप्ट भी समझ आएगा। उसके बाद होता है रेशनल फंक्शन। फ्रेंड्स रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर आपने पढ़ रखा है पी बाई क्यू टाइप का, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, सेम रेशनल फंक्शन है। फंक्शन की बात आ गई तो यहाँ पे जो पी और क्यू होते हैं वो पोलिनोमियल में चेंज हो जाते हैं। बस पी एक्स क्यू एक्स पोलिनोमियल है, क्यू एक्स क्या है नॉन जीरो है, क्योंकि क्यू जीरो हो गया तो ये डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एक मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मोड एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स और एक्स लेस देन 0 है तो नेगेटिव के साथ खुल जाता है। एक्स सिग्मम फंक्शन होता है मोड एक्स बाई एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम 1 0 और -1। ये कब होता है, जैसे अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, तो ये क्या हो जाता है हमारा x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x 0 है तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बन जाते हैं, डेरिवेटिव करेंगे वो 1 आ जाएगा, है ना। x 0 पे कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 कब हो जाता है, जब x नेगेटिव के साथ खुलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये x 0 पे ये 0 ही देता है, x 0 पे, जब क्योंकि इसकी यहाँ पे वैल्यू जो होती है, ये मोड फंक्शन ऐसे होता है ना, तो x 0 पे 0 ही देता है ये, तो ये याद रखना। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, उसके बाद हम ये तो कुछ टाइप थी फंक्शन की, अभी आता है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, फंक्शन के केस में भी और सेट के केस में भी, दो टाइप से हम देखेंगे 1-1 फंक्शन को, क्योंकि 11th-12th में हमारा सेट से आता है और हायर लेवल पे हमारा फंक्शन डिफाइन करके वो पूछेगा, तो वो ग्राफ से देखेंगे हम। यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्क स्टार्ट हो गया, अभी आप ध्यान देना। ए मैप फंक्शन एफ ए से बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव। 1-1 बोल दो या इंजेक्टिव बोल दो, बात एक होती है। इफ एंड ओनली इफ एफ ए वन इज इक्वल टू एफ ए टू, अगर A1 A2
की इमेज इक्वल है तो A1 A2 भी इक्वल होंगे। और कंट्राडिक्शन से ऐसे बोल सकते हैं इसका रिवर्स, A1 A2 इक्वल नहीं है ना तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखेंगे तब समझ आएगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ए मैप एफ ए से बी इज कॉल्ड सर्जेक्टिव और ऑन टू इफ बी बिलोंग्स टू बी, अगर फॉर ऑल बी के लिए एक ऐसी इमेज मिल जाती है ए में सच डेट एफ ऑफ ए करने से बी आ जाए तो उसको बोल देते हैं ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो अभी जो हमारा क्वेश्चन आता है ना वो कैसे आता है, फाइनाइट सेट के केस में लेके चलेंगे और एक बार हम फंक्शन के केस में लेके चलेंगे। ए बी फाइनाइट सेट है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाते हैं, एन की पावर एम, एन की पावर एम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ए एक सेट है उसके पास 1 2 3 है, बी एक सेट है उसके पास 5 6 7 है, तो टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे 3 की पावर 3 करके 27 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे इसी सेट के पास, अगर m लेस देन इक्वल टू n है, यहाँ पे जो m है ना वो या तो n होना चाहिए या n से कम होना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स n इंटू एन माइनस वन, और कहाँ तक जाएंगे n माइनस m माइनस वन तक, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। ऑन टू कितने हो जाएंगे, ऑन टू का ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारे पास, r गोज फ्रॉम 1 टू n, n सी r माइनस 1 की पावर n माइनस r, r की पावर n, जब n m से छोटा है और n m से बड़ा है तो 0 हो जाएंगे। जैसे यही केस था तो यहाँ पे 3c n को 1 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 2, 1 की पावर m कितना है 3, प्लस 3c2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, और फिर n को 2 पुट किया 2 की पावर 3, प्लस 3c2 माइनस 1 की पावर n माइनस 2, 3 माइनस 2 करके 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, और फिर 2 की पावर कितनी आ जाएगी m, 2 की पावर m चलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे r की पावर m, r, तो यहाँ पे r कितना था 3c1 3c2 3c3 आएगा फ्रेंड्स, ये 3c3, तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 1 की 3 1 ही हो जाता है, 3c1 कितना होता है 3 होता है, फिर 3c1 कितना हो जाता है, 3c2 कितना हो जाएगा वो भी 3 हो जाएगा, 3c2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का कितना है यहाँ पे माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 1, तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, इंटू 2 क्यूब कितना हो जाता है, 2 क्यूब हो जाता है 8, तो माइनस 24 आ जाएगा, 3 माइनस 24 प्लस यहाँ पे 3 की कितनी है मेरे पास 3 की क्यूब 27 हो जाएगा, 3c3 ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन टू फंक्शन भी कितने हो जाएंगे मेरे पास से 6 हो जाएंगे, 1 1 फंक्शन भी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, टोटल नंबर फंक्शन कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, उसको आप ट्राई करना, फॉर्मूला याद रख लेना बस कि 1 1 फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू कितने हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप देख लेना, फॉर्मूला ये है हमारे पास। अभी देखो ये तो ठीक सेट के केस में, सेट के केस में 1 1 ऑन टू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें फंक्शन दूसरी टाइप के डिफाइन कर दिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे दिया, और ये तो इजी है, चलो फिर भी वो बोल दे कि ये 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करोगे, इजी वे में बताऊंगी, देखते जाना। उससे पहले कुछ टर्म है इनको देखते हैं, ये क्या बोलती है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, देन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन की डेफिनेशन समझ आई, अच्छी बात है, नहीं आई इग्नोर करो, बाय क्वेश्चन देखेंगे। सेम रेंज को भी, इनको आप पढ़ लेना फ्रेंड्स, जो भी ये लिख रखा है ना इनको आप पढ़ लेना। रेंज क्या होती है, बाउंडेडनेस क्या होती है, मोनोटोनिसिटी क्या होती है, 1 1 क्या होती है, और ऑन टू क्या होती है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं आपका डेफिनेशन में। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, हमें क्वेश्चन दे दिया और हमें बताना है ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, इसका बाउंडेड होगा, मोनोटोनिक होगा। ठीक है, इसकी इमेज क्या, इसकी रेंज क्या होगी, और इसकी डोमेन क्या होगी, ये सब हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखते जाना, ग्राफ बनाएंगे अभी हम इसका। y इज इक्वल टू एक्स हमें पता है ये लाइन होती है, कैसे आती है वो भी बताती हूँ।
एक्स को 1 पुट किया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप के है ये। एक्स को 1 पुट किया y 1 आ गया, एक्स को 2 पुट किया y 2 आ गया, एक्स को 3 पुट किया y 3 आ गया, एक्स को 4 y 4, एक्स 5 y 5 है ना। x 0 तो y 0, x -1 तो y -1, x -2 तो y -2 आ जाएगा है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है पैरेलल नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ये। अब बताना में ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, बाउंडेड होगा, मोनोटोनिक होगा, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी। तो सबसे पहले बात आती है 1 1 की। 1 1 कैसे चेक करेंगे, अब डेफिनेशन पे बताती हूँ आप लोगों को एक बार। इफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। इसका रिवर्स बताती हूँ मैं, हिंदी में लिख देती हूँ। अगर एक ऐसी लाइन मिल जाए जो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करती है, तो नोट 1 1, ठीक है। तो इसको बोल देंगे नोट 1 1। मीन्स कैसे, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे और वो ग्राफ को अगर 2 पॉइंट पे कट कर देती है ना, तो बोल देंगे नोट 1 1। और अगर वो सिंगल पॉइंट पे ही कट करेगी तो बोलेंगे 1 1। जैसे अभी समझ आया, अच्छी बात नहीं आया कोई बात नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर किस टाइप का ग्राफ बनेगा, x को 1 पुट किया y 1 आ गया, x को 2 पुट किया y 4 आ गया, x को -1 पुट किया, x को जब -1 पुट करेंगी तो y पॉजिटिव आएगा, तो ये इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा है ना। अब वो डेफिनेशन समझना 1 1 1 2 वाली। मैंने क्या बोला था, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसी क्लिक कर दे, मतलब ऐसे खींच दे हम, जो पॉइंट को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है फंक्शन के ग्राफ को, तो वो नोट 1 1 होगा। समझना, नोट 1 1। हम देयर एग्जिस्ट की बात हुई थी फ्रेंड्स, देयर एग्जिस्ट ए लाइन विच कट द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, नोट 1 1, उसको बोल देंगे नोट 1 1, ठीक है। हमें एक ऐसी लाइन मिल गई जो फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये वाला और ये वाला पॉइंट था ना, इनकी जो इमेज थी ना ये सेम आ गई, जो वो होती थी ना fx1 इजिकल टू fx2, तो x1 x2 के इक्वल होगा। लेकिन x1 यहाँ पे कुछ मान लो 1 था और यहाँ पे -1 था, तो 1 -1 के कभी भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ये वाली डेफिनेशन होती है ना 1 1 की, इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये 1 1 नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम लाइन तो हम यहाँ पे भी खींच सकते थे। अरे खींच सकते थे, लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या बोला, देयर एग्जिस्ट मतलब मिल जाए हमें ना मिलने वाली कंडीशन नहीं देखनी, हमें एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें ग्राफ 2 पॉइंट पे कट होता हो। ग्राफ 2 पॉइंट पे कट हुआ, डायरेक्ट बोल देंगे नोट 1 1, ठीक है। अभी बात आती है ऑन टू की, समझना अभी बात। ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू की डेफिनेशन देखिए। ऑन टू बोलता है इफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल का भी रोल है, देखो पैरेलल का रोल है, समझना। तो इसलिए हमने पैरेलल एक्स एक्सिस के खींची थी, ये वाली जो लाइन थी, ये लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के खींची थी। इंटरसेक्ट द ग्राफ एट लीस्ट 1 पॉइंट, इसका रिवर्स करेंगे तो मोर देन 1 पॉइंट, या फिर एट लीस्ट का रिवर्स करेंगे तो एक भी पॉइंट पर कट ना करे। तो हमें एक ऐसे नोट ऑन टू के लिए, नोट ऑन टू कब बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट ए लाइन कैन नॉट कट द ग्राफ, एक ऐसी लाइन मिल जाए जो ग्राफ को कट ना करे, तो उसको बोल देंगे ऑन टू। तो इस ग्राफ में एक ऐसी लाइन मिल गई, ये नीचे एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट हमारे पास, यहाँ पे एक ऐसी लाइन मिल गई जो ग्राफ को कट नहीं कर रही, तो ये जो पैराबोला बनेगा ना तो ये 1 1 होगा ना ये ऑन टू होगा, ठीक है। 1 1 ऑन टू समझ आया। उसके बाद आती है बात बाउंडेड की। बाउंडेड क्या बोलते हैं हम, बाउंडेड बोलते हैं if we can draw 2 line parallel to x axis such that the graph completely lie between this line, then the function is bounded। हमें कोई भी ग्राफ है, 2 लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचे और उनके बीच में ग्राफ कंप्लीटली लाई कर जाए, तो उनको बोल देंगे बाउंडेड। जैसे अभी आप बोलोगे ठीक है एक लाइन यहाँ पे कर दी और एक लाइन ना यहाँ पे कर दी, फंक्शन का ग्राफ इसके बीच में आ गया तो ये बाउंडेड हो जाएगा। अरे नहीं, एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये पैराबोला जो है ना ये चलता जाएगा ऐसे,
ठीक है, तो ये गलती मत करना। बच्चे पता क्या करते हैं, वो उनको ना ऐसा पैराबोला दिखता है तो वो ये सोचते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो ये है ना वो पैराबोला तो हम ऐसे बना देते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच में नहीं, एक्स फिक्स नहीं है, एक्स इन्फिनिटी तक जाएगा, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करने लग रहा है हमारा। ठीक है, तो ये 1 1 भी नहीं हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ, बाउंडेड भी नहीं हुआ। उसके बाद मोनोटोनिक, मोनोटोनिक की डेफिनेशन देखो अभी। मोनोटोनिक क्या है, इफ ए फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दैट इट इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक कब बोलते हैं, या तो फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक। ठीक है, इंक्रीजिंग कब बोलते हैं, ए फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग इफ फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू वाई वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एफ वाई। अगर एक्स वाई से छोटा है तो उनकी इमेज का जो इमेज बनेगी ना वो भी क्या हो जाए, छोटी हो जाए। और डिक्रीजिंग कब बोल देंगे, एक्स तो वाई से छोटा हो लेकिन इमेज इंक्रीजिंग आ जाए। अगर उल्टा हो जाए तो डिक्रीजिंग और अगर ठीक है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे अभी ये ग्राफ था, ये यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो कैसा नीचे आने लग रहा है, नीचे आने लग रहा है तो डिक्रीजिंग, और 0 से इन्फिनिटी गया जब ये तो ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो ये ना तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग हुआ ना थ्रू आउट डिक्रीजिंग हुआ, तो ये ना तो ये मोनोटोनिक भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। उसके बाद बात आती है इसकी रेंज की। समझना, रेंज और डोमेन दो चीज है। जब वैसे फंक्शन डिफाइन करेगा तो उसकी रेंज डोमेन अलग से निकालेंगे, बट इस टाइप के ग्राफ से करेंगे तो अलग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले रेंज की डेफिनेशन पे जाते हैं। रेंज की डेफिनेशन में क्या बोला था मैंने, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाल ली। वाई एक्सिस ये वाली होती है ना, ये वाली जो ये ग्राफ बनाया ना फ्रेंड्स, इसकी वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाली, मीन्स जो ये वाला एरिया है इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे डालेंगे तो ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस आ जाएगी। इसकी भी प्रोजेक्शन इस पे डालेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट 0 से लेके इन्फिनिटी वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो 0 से ऊपर कैसे इन्फिनिटी होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो 0 से इन्फिनिटी वाला एरिया कैसा आ गया, इसका हमारे पास रेंज आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे डोमेन की। किसकी, डोमेन की। डोमेन में मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, मीन्स जो ये ग्राफ है ना इसकी एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालिए। देखो ऐसे यहाँ पे समझना, ये ग्राफ था ना इसके एक्स एक्सिस पे, मीन्स इस जो ये लाइन है इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे 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 एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन जाएगी, यहाँ से इसकी ऐसे 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 यहाँ पे प्रोजेक्शन जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास डोमेन आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक ही एग्जाम्पल बहुत था, अगर समझ आ गया तो फिर भी जो ऊपर वाला एग्जाम्पल अभी इसको भी देखते हैं। देखो 1 1, यस, कहीं पे भी कोई लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी और कोई भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रही जो एक से जो कभी कट ना करे, तो ये 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाएंगे। उसके बाद बाउंडेड नहीं, बाउंडेड नहीं होगा ये मोनोटोनिक, ये यहाँ से ऐसे जाएगा माइनस से, ये थ्रू आउट ऐसे रहेगा तो मोनोटोनिक हो जाएगा। रेंज एक्स एक्सिस पे डाल, रेंज के लिए क्या है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जब इस लाइन की वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालेंगे तो नीचे वाली लाइन इस कंप्लीट को कवर कर लेगी, ये ऊपर वाली लाइन इस कंप्लीट को कवर कर लेगी। तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पे डाल लेंगे तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स 4 दे दिया तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे फ्रेंड्स, इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, x को 1 पुट किया y 1, x को 2 पुट किया तो y 16 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ x को 1 y 1, ठीक है, x को मैंने क्या पुट कर दिया 1/4 पुट कर दिया, या फिर क्या पुट करे, x को मैंने पुट कर दिया 0 तो y 0 आ जाएगा। ठीक है, x को अगर मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, x को 1/√2 पुट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो y कितना आ जाएगा, x को 1/√2 यहाँ पे कुछ होगा, x को 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो y 1/2 आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर x को -1 पुट किया, तो y तो 1 ही आ जाएगा। तो ये इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप पैराबोला से मतलब थोड़ा सा अलग, पैराबोला तो बिल्कुल ऐसा होता है, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी उसका भी सेम, अगर आपको इनके ग्राफ बनाने नहीं आते हैं ना तो फ्रेंड्स एक ऐप होती है उसका नाम है डेस्मोस। इसका सिंबल ये ग्रीन कलर का ऐसा वो बॉक्स सा मिलेगा आपको, है ग्रीन कलर का बॉक्स मिलेगा, उसमें ना एक ऐसा यू टाइप का बना मिलेगा आपको पैराबोला, और पैराबोला के बीच में साइन एक्स का ऐसे ग्राफ सा बना मिलेगा, ऐसा मीन्स ऐसे और ऐसे, और जो इसका बॉक्स है वो ग्रीन कलर का होगा। इसको डाउनलोड कर लेना और उसमें आप किसी भी चीज का ग्राफ बना सकते हो अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो। सेम जैसे e की पावर x था, e की पावर x का इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है ना। तो इसकी अगर बात करें, इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट, यस, बाउंडेड होगा नहीं, बाउंडेड नहीं होगा, 1 1 होगा,
वन वन हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला एरिया एक ऐसी लाइन मिल गई जो एक भी पॉइंट पर कट नहीं करी, तो ऑन टू नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। रेंज क्या हो जाएगी इसकी फ्रेंड्स, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालते हैं, तो ये 0 से इन्फिनिटी, डोमेन इसका क्या आ जाएगा, पूरा रियल लाइन आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ग्राफ को कैसे, ग्राफ के थ्रू वन वन ऑन टू मोनोटोनिक बाउंडेड रेंज डोमेन कैसे डिनोट करते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, मैंने इनको आप ट्राई करना, इनका ये सब कुछ बताना है। मैक्सिमम मिनिमम आप बता सकते हो, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, या फिर अभी एक क्वेश्चन में और भी देख लेते हैं। जैसे एफ मैक्सिमम क्या होगा, ये ग्राफ था, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी, और मिनिमम क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी ही होगी, तो नहीं कर रही ना। लेकिन इसकी देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 एग्जिस्ट करने लग रही है, तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रोटेन करने लग रही है, यस, ठीक है। तो ऐसे ही एफ मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ से पता चल जाएगा आपको। मोनोटोनिक वन वन ऑन टू डोमेन रेंज बाउंडेड, ये बताना आपको किसका, एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको डिफाइन करना आना चाहिए, उसके थ्रू है। कोसिकेंट एक्स 2 की पावर एक्स 1/2 की पावर एक्स लॉग मोड एक्स, एक्स स्क्वायर का मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ये मोड है, ये ग्रेटेस्ट नहीं है, रूट एक्स मोड और 3 रूट एक्स मोड, ठीक है। इनका अगर आप बना के देखना आप लोग, इनकी सब कुछ ये 10 9 10 मतलब जितनी भी 6-7 प्रॉपर्टी इनको आप बताना, चेक करना, और कोई समझ ना आए तो आप बता देना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, नहीं है तो नहीं किया है तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम ले लेना अपनी, ठीक है। ये तो था अभी हमारा ग्राफ के थ्रू। अभी हम जो है ना रेंज डोमेन, वो वैसे अगर 11th-12th के बेसिक पे देखते हैं तब रेंज डोमेन कैसे निकालते, तो वो अभी हम देखते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इस क्वेश्चन की क्या बतानी है हमें, डोमेन बतानी है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। तो डोमेन के लिए क्या डिफाइन होता है, डोमेन क्या होती है हमारी, एफ अगर एक्स से वाई पे जाता है तो एक्स वाली ये वाले एलिमेंट डोमेन होते हैं ना, तो इनके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अगर यही एक्स की ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिस पे डिफाइंड ही नहीं हो फंक्शन, तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको। और सेकंड चीज, नॉन जीरो तो होना चाहिए। अब आप बोलोगे इसमें ग्रेटर क्यों लिया ग्रेटर, क्योंकि जो है ना मोड एक्स जो है ये नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता रियल के केस में, हम यहाँ पे रियल पढ़ने लग रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जब कराया था तो तब मैंने बताया था फ्रेंड्स, रूट नेगेटिव में डिफाइंड हो जाएगा हमारा, लेकिन लोग भी नेगेटिव में डिफाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि आयोटा आ जाएगा, और आयोटा तो रियल में होता नहीं हमारा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। पॉजिटिव लिया तो मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स। अब x यहाँ से कंडीशन आ गई, x लेस देन 0 होना चाहिए। x लेस देन 0 क्यों होना चाहिए, अब कैसे बताओगे, तो इसके ग्राफ को हम कैसे करेंगे, देखो फ्रेंड्स इसके ग्राफ को हम ऐसे करेंगे, मोड x माइनस एक्स है ना, इसको ओपन करेंगे। अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो x माइनस एक्स करके 0 आ जाएगा, x 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और x अगर 1 से छोटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। अगर x छोटा है तो -2x 0 से छोटा है, -2x 0 से छोटा है, तो x क्या इतना हो जाएगा मेरा 0 से, यहाँ से ये 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसकी x यहाँ पे जो चलने लग रही थी ये x किससे मेरा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये जो डोमेन है ये इसकी -इन्फिनिटी से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अभी देखो द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दे दिया ये 3 + 4 - एक्स स्क्वायर और log 10x³ - x, तो हमें इसके 0 होने से प्रॉब्लम होगी, है ना। ये 0 हो गया, तो देखो ये 0 कब हो सकता है, जब x + -2 होगा। सेकंड, log नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता रियल के केस में, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, log, इसको लेके चलेंगे, x³ - x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x³ - x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके x को ले लेंगे, x² - 1 x - 1 x + 1। अब इसका अगर आपको सोल्व करना आता है तो अच्छी बात, नहीं तो फ्रेंड्स एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप कहीं से भी समझ सकते हैं इसको। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप बोलोगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना सकती हूँ, वेवी कर्व मेथड पे, ठीक है। इससे हमें रूट मिल गए, हम ऐसे अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 0 और -1 इसके रूट बनने लग रहे थे। 1 से देखेंगे अल्टरनेट साइन से चलते हैं प्लस, फिर अगर अल्टरनेट साइन का मतलब हमें पता कैसे चलता है, वो x की पावर पे डिपेंड करता है। स्क्वायर पॉजिटिव, अगर स्क्वायर ही है 2 बार रिपीट होने लग रहा है तो सेम साइन रहता है, कब नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। ये देख लेना आप लोग उसमें। तो 1 से पॉजिटिव लिया, 1 से 0 पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हमें क्या बतानी है,
ये नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ होगा, मतलब ये पॉजिटिव लेना ना, पॉजिटिव पे फंक्शन डिफाइंड होगा, तो -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी। और यहाँ से कितना आया था -2 और 2, तो यहाँ से जब देखेंगे हम तो वहाँ से 1 और 2 वाला एरिया एक और आ जाएगा, तो कंप्लीट जो डोमेन हो जाएगी वो इसकी ये वाली हो जाएगी, -1 से 0, 1 से इन्फिनिटी और 1 से 2। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो अभी, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें डोमेन बतानी है, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। तो देखो -0.25 था, 0.25 का मीन्स क्या होता है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है √2 ही। तो इसको सोल्व कर लेंगे लास्ट में, ये कंडीशन इसको सोल्व कर लेना आप लोग, ये तो एज इट इज रह जाएगा, इस वाले से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एलसीएम लेने की कोई नीड है नहीं, ले लेना फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से x+4 क्या होना चाहिए मेरा, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट में है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4 से बड़ा, इसको सोल्व करेंगे तो x ≠ = 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि जब 2 - x 4 + 1 इसको क्या लेंगे, ≠ = 0 होना चाहिए, तो x+4 रूट ≠ = 2 होना चाहिए। ठीक है, और जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x+4 ≠ = 4 होना चाहिए, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो x ≠ = 0 होना चाहिए। यहाँ से ये कंडीशन आ गई, डोमेन बता देना फिर आप लोग। इसकी क्या बतानी है, डोमेन और रेंज दोनों बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम, f(x) लेके चलेंगे 1/1 - x²। तो डोमेन के लिए तो सिंपल क्या करते हैं, इसको ≠ = 0 पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू बता देंगे x ≠ = +-1, तो डोमेन से r जो डोमेन पूरा सेट होता है रियल नंबर का, उससे -1 और 1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब रेंज की बात आई, फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा रेंज पे, तो रेंज कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन दिया है ना उसको y के इक्वल मानते हैं, और y की टर्म में हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो y की इक्वल मानना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ से इसकी ऐसे, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू कितनी आ गई +-y -1/y। अब डोमेन के लिए जब रेंज के लिए क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव लेंगे तो y -1/y -0 ऐसे कर सकते हैं ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, y या तो 0 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो समझना इस चीज को, इसका भी हम ऐसे ग्राफ बना के देख लेते हैं। वैसे तो देखो y 0 से छोटा हुआ, तो y 0 से छोटा हुआ, यहाँ पे मान लो y -1 है, -1 नीचे से आ गया, -1 -2 ऊपर से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा उस केस में, अगर y 0 से छोटा है तो, और फिर माइनस से माइनस कैंसिल, तो रूट में पॉजिटिव टर्म तो डिफाइंड हो ही जाएगा। या फिर 1 से बड़ा हुआ, लेकिन 0 और 1 के बीच का कोई नंबर ले लिया, तो 0 ले लिया तो डिफाइंड नहीं होगा, और 1 ले लिया, 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 -1 करके ऊपर से 0 आ जाएगा, नीचे कुछ भी बनता रहे, ऊपर 0 आ गया तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन रेंज आ जाएगी -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा, जैसे 1/2 ले लिया तो 1/2 तो नीचे से तो पॉजिटिव है, 1/2 -1 तो -1/2 आ जाएगा, रूट के अंदर -1/2 रियल में डिफाइंड नहीं होगा। तो समझ आया होगा आपको, है ना। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) दे दिया x² + 8/x² + 4, तो इसकी रेंज बतानी है, डोमेन बतानी होती तो इसको x² + 4 ≠ = 0 दे देते, तो माइनस आइटा तो होता है नहीं, तो इसकी डोमेन तो कितना आ जाएगी, पूरा r ही आ जाएगा। इसकी क्या बतानी है, अभी रेंज बतानी है, तो रेंज के लिए क्या लेंगे, इसको y की इक्वल लेंगे, y की टर्म में x की वैल्यू निकाल देंगे, ये वैल्यू निकाल दी, और फिर इसको क्या देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। अब पॉजिटिव दे देंगे, उसके बाद या तो इसको डायरेक्ट देख लेना आप लोग, 1 से 2 ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर ओपन 1 पुट कर दिया, 1 ओपन क्यों है, क्योंकि अगर 1 पुट कर दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, और 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले दिया y को, 2 से बड़ा यानी कि y को 3 4 5 पुट कर दिया तो रूट में नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन 1 से क्लोज 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेकंड मेथड इसका ऐसे है, इसको 4 + 4 करके इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते थे, और फिर 1 प्लस ये तो अब पॉजिटिव ही रहता है, इसको कोई दिक्कत है ही नहीं, डोमेन इसकी पूरी याद रह जाएगी। बस इसकी क्या बता देंगे, इसका रीजन कैसे पता चल जाएगा कि ओपन 1 से 2 होएगा, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम किस पे अटेंड करेगा, 0 पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये डोमेन रेंज का फंक्शन के थ्रू और ग्राफ के थ्रू कंसेप्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना बेस्ट दिया, अब आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसके क्वेश्चन भी दे देती हूँ मैं आपको, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे काउंटेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसकी हमें क्या बताना है, डोमेन बताना है। f(x) दे दिया 1/9 - x² का रूट, ये -3 से 3 क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये -9 से 9 क्लोज्ड है, और ये ओपन है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। इसमें रेंज और डोमेन दोनों बतानी है। f(x) दे दिया x - 2 / 3 - x, ये डोमेन इसकी r हो जाएगी, रेंज r - 1 r - 3 और r - 1 r - 1 r - 3 नन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास ये, द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) = 9x - 3x + 1।
इज हमें बताना क्या हो जाएगी। इसको कैसे सोल्व करोगे, 9 को 3x² लिख सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उस टाइप से सोल्व कर लेना, ठीक है। 3x को कुछ t पुट कर लेना तो वो t² माइनस t प्लस 1 इस टाइप से कुछ बन जाएगा आपके पास, उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको आपको रेंज डोमेन बतानी है, ऑप्शन बता देना कौन सा ट्रू होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।